हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबसे शिक्षा पे बेहतर शिक्षा मिले और एक समान रूप से शिक्षा मिले, चाहे बालक बालिका सबको समान रूप से शिक्षा मिले, इसी मिशन में हम लगे हुए हैं। और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से फ्रेंड्स हम अपने मिशन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हम पर विश्वास और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, इस वीडियो में काफ़ी डिटेल वीडियो रहने वाली है। इसमें मैंने लगभग 18 से 20 साहित्यकार आप देख सकते हैं, लगभग 10-12 तो साहित्यकार ये हैं, और नेक्स्ट पेज पर देखिए ये हैं 7-8 साहित्यकार। ये प्रमुख साहित्यकार, कवि, कवित्री और उनकी रचनाओं को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और फ्रेंड्स, आपके हिंदी के एग्जाम में, जो भी आपका हिंदी का एग्जाम होता है, उसमें कम से कम 2 से 3 नंबर की रचनाएं और साहित्यकार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा फ्रेंड। विद डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, एक एक फैक्ट्स को कवर किया है। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको ढूंढने से नहीं मिलने वाली जिसमें पूरी वीडियो में लगभग सभी प्रमुख साहित्यकारों को कवर कर लिया गया हो, उनकी रचनाओं को कवर किया गया हो। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाइएगा। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी का काल का विभाजन हुआ है। देखिए, हिंदी के साहित्य के काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक हिंदी के काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है फ्रेंड्स भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा कहलाता है छायावादी युग, और चौथा कहलाता है फ्रेंड्स प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या नई कविता का युग। ध्यान रखिएगा, चारों नाम आधुनिक हिंदी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या इसको नई कविता का युग भी कहा जाता है। अब देखिए, भारतेंदु काल में कौन कवि रहे, इनके नाम पर भारतेंदु काल पड़ा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इनके काल को भारतेंदु काल कह दिया गया। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतनी ज्यादा साहित्यिक कृतियों की रचना की कि जितने 4-5 कवि मिलकर करते हैं, इन्होंने अकेले ही इतनी कवि रचनाएं कर डाली। इसीलिए इनके नाम पर इनका काल भारतेंदु काल रखा दिया गया। दूसरा है द्विवेदी काल। देखिए, द्विवेदी काल के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये सभी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं और रचनाकार हैं। छायावादी युग के देखते हैं फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ये छायावादी युग के हैं। आप देखिए, इनके नाम जोड़िए, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाता है कि इनमें से आपको 3 नाम दे देगा, एक नाम किसी द्विवेदी युग का दे देगा आपको और पूछ लेगा कि इनमें से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है। तो आपको बिल्कुल छायावादी युग के चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के कवि या कवित्री हैं। और फ्रेंड्स, चौथा आता है हमारा प्रगतिवादी, जिसको प्रयोगवादी भी कहा गया, नई कविता का युग भी कहा गया। तो इसमें देखिए, प्रमुख कवि जो आते हैं वो आते हैं नरेंद्र शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, धूमिल, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, सुदामा पांडे और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। ये सभी नई कविता, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी प्लान पर बहुत ही डिटेल में स्टडी कराई जाती है, बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई गई हैं। तो आप हमें इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। और आज की वीडियो भी देखिए, काफ़ी ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव होने वाली है, क्योंकि इसमें लगभग सभी भारतीय जो भी इतिहासकार और रचनाकार है, साहित्यकार और रचनाकार हैं, उनको लिया गया है। तो उनके बारे में 2 बातें, जो उनकी प्रमुख बातें हैं, उनको लिया गया है पॉइंटों को, और साथ साथ उनकी रचनाएं ली गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो और डिस्क्रिप्टिव वीडियो होने वाली है। देखिए, अब शुरुआत करते हैं साहित्यकारों की। आप साहित्य को देखते चले जाएंगे, उनके बारे में जो प्रमुख फैक्ट होंगे उनको देखते चले जाएंगे। आप नोट डाउन करते चलेगा फ्रेंड्स, नोट को जरूर मेंटेन कीजिएगा, अच्छे से मेंटेन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनके नाम पर ही भारतेंदु काल पूरा एक काल रख दिया गया। इतने ज़्यादा प्रसिद्ध और इतने ज़्यादा कह सकते हैं बहिर प्रतिभा वाले व्यक्तित्व के थे कि इन्होंने इतनी रचनाएं की कि इनके द्वारा इतनी रचनाएं की गई जो 4-5 कवि मिलकर नहीं कर पाते, इन्होंने अकेली कवि रचना कर दी। बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रेम फुलवाड़ी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर और प्रेमाश्रु वर्णन। देखिए, मैंने ये जो प्रेम से संबंधित हैं उन सभी को एक साथ रखा है। असल में इनके प्रेम से इनको ज़्यादा प्रेम था, उन्होंने इसीलिए प्रेम के नाम पर ही ज़्यादा साहित्य रचनाएं अपनी की। देखिए, आप इतना जान लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रेम से संबंधित कोई रचना आए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रेम से करके आप अगर तुक्का भी लगाना पड़ जाए आपको, तो आप कम से कम भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो लगा ही सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका आंसर लगभग 90% आपका श्योर है कि वो प्रेम से संबंधित होगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही रचना या कृति होगी। तो ये सभी इनके प्रेम की संबंधित टाइटल वाली रचनाएं हैं।
इसके अलावा इनकी देखिए अंधेर नगरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर ने लिखी, और मुद्राक्षर विशाखादत्त द्वारा, ये सभी भारतेंदु काल की हैं। और इससे पहले की सब यहाँ तक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा तक ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए बंदर सभा और बकरी बिलाप, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो आप काफी बार अलंकारों में, समास में आप काफी बार देखते हो, ये पंक्तियां यूज की जाती हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि ये प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा रचित है, तो आप ध्यान रखिएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही फेमस कोटेशन लाइन है, पंक्ति है। और एक है तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, कई बार अनुप्रास अलंकार में इस पंक्ति का काफी प्रयोग किया जाता है, उदाहरण देकर इसको समझाया जाता है। तो यह है तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कीर्ति से ली गई पंक्ति है। अब देखिए दूसरी बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफी और कुछ जानने के लिए इनके लिए है नहीं। जिनके लिए साथ कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं उसको आपको नोट डाउन करता चलूंगा, बाकी जिनके बारे में सिर्फ आपको रचनाएं याद रखनी है आप उनकी रचनाएं याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स इनकी रचनाएं असल में देखिए ऐसा नहीं होता कि आप सहज नहीं याद कर पाएंगे, ये तो फ्रेंड हम भी नहीं कर पाते, आप भी नहीं कर पाएंगे, सहज कोई नहीं कर पाता। लेकिन आप तैयारी कीजिएगा, अपनी रिवीजन रखिएगा, इससे क्या होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं को इनकी याद कर पाएंगे। और जो मेन है ना फ्रेंड्स, जो एग्जाम में पूछी जाती है, पिछले कई बार मैं पेपर देखता हूँ उठा के, तो पेपर में जो लगातार रिपीट हो रही हैं, मैं उन्हीं रचनाओं को इसमें वीडियो में रखी हैं, क्योंकि उन्हीं की पूछी जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बाकी तो रचनाएं इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स कि आप क्या उनको कोई याद नहीं रख सकता, कोई ना कोई भूल जाते हैं उनको, लेकिन फिर भी जो मुख्य हैं उनको याद रखना चाहिए। उन्हीं में से क्वेश्चन आपका 90 to 95% बन जाता है और आपका आसानी से एग्जाम में काम हो जाएगा। तो प्रमुख रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, देखिए अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो कि इतिहास है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है, इनको पद्म भूषण की उपाधि दी जा चुकी है। हिम तरंगड़ी साहित्य रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस साहित्यिक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखिएगा हिम तरंगड़ी साहित्यिक रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार फ्रेंड्स दिया गया। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, इनके द्वारा काफी ज्यादा राष्ट्रीय कविता लिखी गई, इसलिए इनको भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रमुख रचनाएं किरीटनी, माता, युग, चरण और समर्पण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कोई रचना याद नहीं रखनी है, आपका क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ही बन जाएगा। तो इनकी किरीटनी, माता, युग, चरण और समर्पण प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखिएगा उर्वशी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है उर्वशी, इसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए ये सभी आपको अच्छे से याद कीजिएगा, ये जब जो मैंने लिखे हैं, हालांकि इनके रचनाएं तो काफ़ी और भी ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही मैंने इसमें लिखी हैं, तो आप इन सभी को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन लाइन है, पंक्ति है, धर्म का दीपक, दया का दीपक, कब जलेगा कब जलेगा। यह रामधारी सिंह दिनकर की काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए प्रथम राष्ट्र कवि की बात होए तो आप ध्यान रखिएगा प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, और अगर द्वितीय राष्ट्र कवि पूछ लें तो ध्यान रखना रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु, काव्य गुरु मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए जयत्रथ बध, भारत भारती, साकेत, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, भारत भारती और साकेत। तो पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, अंजलि और अर्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए इनकी प्रमुख लाइनों की बात करें पंक्तियों की तो राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि न बन जाए सहज ही संभाव्य है। एक तो इनकी ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, और दूसरी है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो दोनों को ही आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, देखिए इनको हरिओद का एक उपनाम दिया गया, टाइटल दिया गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रमुख रचनाओं की बात करें फ्रेंड्स इनकी वैदेही वनवास, रस कलश, परिजात, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी के ठाठ, ये काफ़ी फेमस है इनकी, ठेठ हिंदी के ठाठ, और प्रिय प्रवास, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सोहनलाल द्विवेदी, प्रमुख रचनाएं देखिए इनकी हैं भैरवी, पूजा गीत, बसंती,
दूध बतासा, कुणाल, खंड काव्य, बासव दत्ता और प्रबंध काव्य, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप इनकी सिर्फ रचनाएं याद रखिएगा, बाकी इनके संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें आपको नोट डाउन भी नहीं करवाया है। जयशंकर प्रसाद, देखिए छायावाद के काफी ज्यादा फेमस कवि हैं, बल्कि यही छायावाद के जनक इनको कहा गया है। देखिए नोट डाउन भी है कि छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि छायावाद के जनक किनको कहा जाता है, तो जो छायावाद युग है उसके जनक ही जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। बाकी इसमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी इसमें आते हैं, लेकिन जनक की बात हो तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, यह इनकी सभी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपनाम है आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी कलाधर। कभी एग्जाम में पूछ ले कि झारखंडी कलाधर किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद को ही झारखंडी कलाधर के उपनाम से जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार कवि, ये इनको उपनाम दिया गया। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। फ्रेंड्स ये तो आपको जोर ध्यान रखने हैं, जिन कवियों को भी जिनकी जो रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वो रचनाएं तो आपको बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेनी है। उन रचनाओं को तो आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है याद करने से, और गलती से भी एग्जाम में गलत नहीं करना है, क्योंकि उन रचनाओं को तो लगभग सभी बच्चे याद रखते हैं। और अगर आपने उसको छोड़ दिया और आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप फाइट में काफी पीछे रह जाएंगे। जिन क्वेश्चनों को सभी स्टूडेंट्स सही कर रहे हैं और आप उनको गलत करके आते हैं, तो आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। देखिए टफ क्वेश्चन को आप गलत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टफ को आप भी गलत करेंगे, लगभग सारे बच्चे गलत करेंगे, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो सही करेंगे, तो आप फाइट में बने रहेंगे। लेकिन इजी क्वेश्चन को गलत करना आपको सीधा सीधा कंपटीशन की फाइट से बाहर कर देता है। तो इजी क्वेश्चन को गलत बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये सबसे मुख्य बात होती है कि जिसकी भी कृति के लिए किस कवि या साहित्यकार को अगर कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उस रचना को आप बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रमुख रचनाओं की बात करें फ्रेंड्स, तो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, मेघनाद वध, मुक्तियज्ञ, कला और बूढ़ा चांद, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, देखिए महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इतनी ज्यादा प्रसिद्ध और इतनी ज्यादा इन्होंने ऐसी बेहतरीन साहित्य कृति करी कि इनको मीराबाई की संज्ञा, जो मीराबाई थी उन्हीं का इनको कहा गया कि आधुनिक मीराबाई है, आधुनिक मीरा की संज्ञा इनको दी गई है। गीतात्मक काव्य कृति यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बहुत ही फेमस कृति है इनकी यामा। अब प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति रेखाएं, ये सभी महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रमुख रचनाओं की बात करें फ्रेंड्स तो तुलसीदास, देखिए इसको बहुत ही नोट अलग से नोट कीजिएगा, ये बहुत ही पूछी जाती है। कई बार फ्रेंड्स सोचते हैं कि तुलसी जी द्वारा रचित होगी, ये तुलसीदास के नाम है, तो ध्यान रखिए तुलसीदास एक रचना है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है, द्वारा रचित है। तुलसीदास अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राग बिराग, ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। तो कभी पूछे एग्जाम में कि क्रांतिकारी कवि किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कवि, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, और प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं, द्वितीय राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। और कभी पूछ ले फ्रेंड्स कवि शिरोमणि किसको कहा जाता है, कवि शिरोमणि तो वो कहा जाता है तुलसीदास जी को, कवि शिरोमणि तुलसीदास जी को कहा जाता है। तो ये सभी आप संज्ञाएं याद रखिएगा। और क्रांतिकारी कवि इनको कहा गया, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया सुमित्रानंदन पंत को। मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के और रानी पद्मावती के जौहर का पूरा वर्णन किया गया। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कृति है इनकी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा भी इनकी फेमस महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब देखिए इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन या कोटेशन है, नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जय देख हसत बहा, दसन ज्योति नगर हरि। तो ये इनकी बहुत ही फेमस लाइन या पंक्ति है। तुलसीदास, तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको पीछे बताया कवि शिरोमणि की बात हो तो कवि शिरोमणि के नाम में आएंगे तुलसीदास। और क्रांतिकारी कवि में आएंगे सुमित्रानंदन पंत।
प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में, आपको ये भी साथ साथ फ्रेंड याद होना चाहिए, मैंने इसलिए इस नोट्स में नोट डाउन किया है कि कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली तो या मैथिली, तो आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस लिखी गई है अवधी भाषा में, और इनकी बिना पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, देखिए जितनी बली वली करके हैं तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि आप अगर मान लो आपको याद भी ना हो तो आप डाउट में हो तो आप तुक्का भी लगाएं, तो ध्यान रखिएगा बली करके जो भी रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी से संबंधित हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली या रामाज्ञा, प्रश्नावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नेहचू, काव्य मानस, ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है, और कृष्ण काव्य ये ब्रज भाषा में लिखा गया। तो आपको इनका इन दो भाषा काव्यों का और रामचरितमानस और बिना पत्रिका का किस भाषा में लिखी गई है ये भी आपको एक्स्ट्रा रूप में याद रखना होगा फ्रेंड्स। बाकी रचनाओं में आपको नहीं ध्यान रखना कि कौन सा किस भाषा में लिखी गई है, लेकिन ये रचनाएं ऐसी हैं तुलसीदास जी की जिनको आपको साथ साथ भाषाएं भी पता होनी चाहिए कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और बिना पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब देखिए प्रसिद्ध पंक्तियां, तुलसीदास जी की काफी प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। देखिए इनको कवि शिरोमणि कहा गया, काफी ज्यादा कवियों में बिल्कुल शीर्ष स्थान पर इनको रखा गया है, तो इनकी काफी ज्यादा प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। देखिए मंगल भवन अमंगलहारी, ये भी इनकी चौपाई से ली गई एक पंक्ति है। पराधीन सपनेहु सुखनाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, भय विनु होय न प्रीति, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रघुगल रीत सदा चली आई, और पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो ये इनकी लगभग 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको लगभग 7 पंक्तियां इसमें नोट डाउन कराई हैं, और ये 7 की 7 पंक्तियां काफी ज्यादा फ्रेंड महत्वपूर्ण है। तो कोई भी पंक्ति आपसे सीधा पूछ सकता है एग्जाम में कि पराधीन सपने सुखनाई किसके द्वारा रचित पंक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए तुलसीदास जी की पंक्ति है। मंगल भवन मंगलहारी, पराधीन सपने सुखनाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, भय बिनु होय न प्रीति, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, और पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सभी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो एक बार में याद नहीं हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं कि हमको भी याद नहीं होती फ्रेंड्स, हम भी काफी बार देखते हैं करते हैं, हम भी आज ही तैयारी करते हैं अपनी, तो उसमें हमको एक बार याद नहीं हो पाती है। हमको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, 2 से 3 बार, अगर हम नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना होता है, और अगर हम नोट्स नहीं बनाए, वीडियो देखिए किसी साथी ने, तो वीडियो कम से कम 2 से 3 बार उसको देखना होगा। 2 से 3 बार वीडियो को देख लेगा या अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे बच्चे, तो उनको आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो रिवीजन इज द मस्ट, रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ, रिवीजन इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। अब देखिए रहीम की बात आती है। यह अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें फ्रेंड्स तो रहीम सतसई, मदनाष्टक और बरबे नायिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है एक, बाटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग, इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है। बिहारी, हिंदी साहित्य के बिहारी एकमात्र ऐसी कवि है जिन्होंने एक ही रचना की, बिहारी सतसई, और उसी रचना के बल पर ये हिंदी भाषा में हिंदी के आकाश में छा गए। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है, लेकिन उस रचना को इतना बेहतरीन तरीके से इन्होंने उस रचना को लिखा कि उस एकमात्र रचना के कारण ये हिंदी साहित्य के आकाश पर इन्होंने अपना अमृत छाप छोड़ दी, अपना एक अलग ही स्थान बना लिया। गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि इनको माना जाता है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। और देखिए फ्रेंड्स ये जोड़ ध्यान रखिएगा, ये श्रृंगार रस के कवि हैं। इनसे सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि बिहारी किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी। इनके जो बिहारी सतसई है उसमें 719 दोहे संकलित हैं, और बिहारी सतसई इनकी अत्यंत प्रसिद्ध अनूठी कृति है। इसी एक कृति ने इनको हिंदी साहित्य के शिरोमणि साहित्यकारों में लाकर इनको रख दिया। सूरदास, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु इनकी वर्तमान में 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। और कौन कौन सी हैं वे? सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में वात्सल्य रस का बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है। वात्सल्य होता है कि जब बचपन का जो प्यार होता है, जो माता पिता अपने बच्चों को रखते हैं वात्सल्य स्नेह, तो उसका इनके रचनाओं में काफी ज्यादा वर्णन है और बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है, तो इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट की संज्ञा दी गई है, वात्सल्य सम्राट। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, चरण कमल बंदो हरिराई, और निशिदन बरसत नैन हमारे, ये सभी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं तीनों ही। रसखान, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति की बात करें, या लकुटी अरु कामरिया पर
राज तिहुपुर को तजी डारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, यह इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कबीरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कभी पूछ लिया एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ऐसे करके कि भाषा का डिक्टेटर किसको कहा गया है, तो किसको कहा गया है फ्रेंड्स? कबीरदास जी को। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीर जी को कहा है, और क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर, ये इनको इसकी संज्ञा दी गई है। प्रमुख रचना इनकी बीजक है, और बीजक के 3 भाग हैं। देखिए बीजक के 3 भाग हैं, तीनों भाग आपको पता होने चाहिए, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के 3 पार्ट हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है इनके दोहे की। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले बिन लिए काली हमारी बार। तो ये इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसमें देख कहा गया है कि माली को आते हुए देखकर जो कलियां हैं वो पुकार कर रही हैं कि आपने फूल तो बिन लिए, जो फूल हो चुके हैं उनको तो आपने तोड़ लिया, चुन लिया, और कल ही हमारी बार, हमारी जो बारी आएगी वो कल आएगी। हम कलियां हैं आज, कल तक हम बन के फूल हो जाएंगे, और जब तक आप कल तोड़ने आएंगे तो कल हमारी बारी आएगी, और आज तो जो फूल है उनकी बारी आई हुई है। तो इसलिए माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूले फूले बिन लिए काली हमारी बार। मीराबाई, देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राम सोरठा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मैंने आपको पीछे बताया, अगर आधुनिक मीरा की बात हो तो ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी जो कवित्री हैं उनको आधुनिक भारत की वो आधुनिक समय की, वर्तमान की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यिक कृति के लिए दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, यामा के लिए। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है इनकी, मीराबाई जी की। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये भी एक अन्य इनकी प्रमुख लाइन है। बसो मेरे नैनन में नंदलाला, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सभी इनकी बहुत ही फेमस लाइन या कोटेशन है। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी साथी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर अभी विजिट कर चुके हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स। और देखिए इस काम को आप करना है तो अभी कर दीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम 5 फ्रेंड के साथ इस लिंक को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में सभी प्रमुख साहित्यकारों को, लगभग 18 से 20 साहित्यकारों को, जिसमें आधुनिक भारत जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके साहित्यकारों को, और जो प्राचीन में रहे हैं मीराबाई, रसखान, सूरदास, कबीर, इन सभी को भी काफ़ी डिटेल में विद फैक्ट वाइज कवर किया है। अब देखिए लास्ट में हम देखेंगे ये जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर। मैंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रखे हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी तैयारी जो हमने करी है वो हमें तैयारी का एक तरह से आकलन हो जाएगा फ्रेंड्स, और दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह बनेंगे उसका भी हमको एक आइडिया लग जाएगा। कई बार फ्रेंड मुझसे कहते हैं, मुझको पर्सनली मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के कि फ्रेंड्स सर जी आपने वीडियो के बाद आप 8 से 10 क्वेश्चन उसके बेस्ड एक्सरसाइज जो कराइएगा, तो इसलिए मैंने लास्ट में 8 से 10 क्वेश्चनों के ऊपर ये एक्सरसाइज रखी है। तो आप इसके ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, और लास्ट में अपने आंसर को देखिएगा आपने कितना पढ़ा है और कितने ध्यान से पढ़ा है, कि आपके कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भारत भारती के रचयिता कौन है? देखिए फ्रेंड्स, भारत भारती के रचयिता कौन है, तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड मैंने आपको पीछे 2 बार बता दिया इस वीडियो में ही कि महादेवी वर्मा जी को उनकी यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी यामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किस प्रसिद्ध पंक्ति है, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिनके नाम पर पूरा भारतेंदु युग पड़ गया, उन्हीं की ये प्रसिद्ध पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। और देखिए इनकी एक पंक्ति मैंने आपको बताई थी, तन्नी तरुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, इनकी एक ये अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? काफी ज्यादा पूछी जाने रचना है ये भी, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये रचना है हरियोध साहब की, हरियोध जिनका टाइटल दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनकी बहुत ही फेमस कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित हैं?
देखिए मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित रचनाएं देखते हैं। पद्मावत, देखिए ये तो रचना उनसे संबंधित है ही। आखिरी कलाम, ये भी उनसे रचना है। चित्ररेखा, ये भी उनकी रचना है। तो ये तीनों ही रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम और चित्ररेखा तीनों ही मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको भाषा का डिक्टेटर कहा है? तो देखिए भाषा का डिक्टेटर कहा गया है, ये कहा गया किसके लिए फ्रेंड्स? बताइए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये कहा गया है कबीरदास जी को, ऑप्शन सी कबीरदास जी को। अपने देखिए आंसरों को ईमानदारी से देखते चलिएगा। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए। और देखिए अगर आपके आज की वीडियो पे बेस ये क्वेश्चन है, अगर आपके लगभग 7 या 7 से ज़्यादा आंसर सही होते हैं तो फ्रेंड्स मतलब आपने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखी है। और अगर आपके 7 से कम सही हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए दोबारा, जिससे आपकी इस वीडियो पर अच्छी तैयारी हो सके। कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है तुलसीदास जी को, ऑप्शन सी तुलसीदास। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस प्रसिद्ध कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए, ऑप्शन बी उर्वशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कवि या कवित्रों में से कौन छायावाद युग के नहीं है? तो देखिए छायावाद युग के नहीं है, ये छांटना है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा कि नहीं है या है पूछा है, इसमें पूछा गया नहीं है। तो हमें पहले ही देख लेने हैं कौन कौन है। देखिए जयशंकर प्रसाद, ये तो बिल्कुल है, इनको ही छायावाद का जनक कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावाद युग के ही कवि हैं। महादेवी वर्मा, ये भी छायावाद युग की कवियत्री हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये छायावाद के कवि नहीं है, ये हैं आपके द्विवेदी युग के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद छायावाद युग के कवि नहीं है। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड देखिए राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय राष्ट्र कवि अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा द्वितीय राष्ट्र कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आज ये एग्जाम अपने टॉपिक के साहित्यकार और उनकी रचनाओं के टॉपिक के ऊपर लगभग 10 क्वेश्चन करें और आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 7 या 7 से ज़्यादा सही हुए हैं तो आपने बहुत ही वीडियो ईमानदारी से, बहुत ही अटेंशन के साथ वीडियो देखी है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और जिन साथी के अगर 7 से कम भी सही हुए हैं तो फ्रेंड्स कोई उसकी ज़्यादा चिंता की बात करने की नहीं है। आप एक वीडियो आपकी अपनी है, आप एक बार और डिवाइड कीजिएगा और अपने नंबर पूरे 10 में से 10 लाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।